प्यारे बच्चों, आज हम 7वां लेसन शुरू करेंगे जिसका नाम है नई वास्तुकला हम्पी। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, जो कि दक्षिण भारत का सबसे गौरवशाली साम्राज्य था। हम्पी की खोज में कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। कर्नल कॉलिन मैकेंजी ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी करता था और सबसे पहले उसने 1800 ईस्वी में हम्पी का प्रथम सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया और विजयनगर साम्राज्य की खोज में महत्वपूर्ण कदम उठाया। वो एक इंजीनियर, सर्वेक्षक और मानचित्र के रूप में प्रसिद्ध था। इस सर्वेक्षण मानचित्र को तैयार करने में उसकी विरूपाक्ष और पंपा देवी के पुरोहितों ने बहुत अधिक मदद की और उसको महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान की। और उनके इस कार्य के लिए जो उन्होंने सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया था हम्पी का, उनको 1815 ईस्वी में भारत का प्रथम सर्वेयर जनरल बनाया गया और वो 1821 ईस्वी तक इस पद पर बने रहे। इस पद पर रहते हुए उन्होंने भारत के अतीत को अच्छे ढंग से समझने के लिए अनेक ऐतिहासिक स्थानों का सर्वेक्षण करना और स्थानीय परंपराओं का संकलन करना आरंभ किया। इसका उद्देश्य हम्पी और विजयनगर साम्राज्य के इतिहास की सही जानकारी प्राप्त करना था। 1976 ईस्वी में हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में मान्यता मिली और 1986 ईस्वी में हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल घोषित किया गया। अब हम पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य के बारे में विस्तार से कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब, कैसे हुई और यहाँ पर किन किन राजवंशों ने शासन किया। 14वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में एक महत्वपूर्ण साम्राज्य था जिसका नाम था विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य में 3 शताब्दियों से भी अधिक समय तक लगभग 4 राजवंशों ने शासन किया था। ये 4 राजवंश थे संगम वंश, सलू वंश, तलु वंश और अराविदु वंश। आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि विजयनगर साम्राज्य पर किन राजवंशों ने शासन किया, तो आप लिखेंगे कि 4 राजवंशों संगम वंश, सलू वंश, तलु वंश और अराविदु वंश ने विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया। विजयनगर साम्राज्य के शासक अपने आप को राय कहलाते थे और कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान और शक्तिशाली शासक था। उसके शासनकाल में कहा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य अपनी उन्नति के चरम स्तर पर था। विजयनगर साम्राज्य की शासन व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी और यहाँ की प्रजा भी बहुत ज़्यादा समृद्ध थी, आर्थिक समृद्धि थी यहाँ पर। लेकिन 16वीं शताब्दी में इस महान साम्राज्य का पतन आरंभ हो गया और 17वीं शताब्दी में पूरी तरह से इसका अंत हो गया। अब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और कैसे हुई? कहा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य के संबंध में बहुत से मत प्रचलित हैं, लेकिन जो सबसे प्रचलित मत वो है उसमें कहा जाता है कि हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाई काम्पिली के शासक के पास नौकरी करते थे। कौन कौन थे? हरिहर और बुक्का नामक 2 भाई। 1327 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण भारत पर जब आक्रमण किया तो उन्होंने यहाँ के लोगों को पराजित किया और बहुत से लोगों को बंदी बनाकर ले गया, जिनमें से ये दोनों भाई भी थे और इनको दिल्ली ले गया। यहाँ पर उसने उनको ज़बरदस्ती या बलपूर्वक मुसलमान बना लिया। काम्पिली में हिंदुओं ने मुसलमानों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। जब मोहम्मद तुगलक दिल्ली चला गया तो पीछे से हिंदुओं ने, जो उसके प्रतिनिधि थे मुसलमान, उनके विरुद्ध विद्रोह कर दिया। स्थिति पर नियंत्रण पाने के उद्देश्य से मोहम्मद बिन तुगलक ने हरिहर और बुक्का के अधीन एक विशाल सेना काम्पिली में भेज दी। क्योंकि उन्होंने इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया था तो इसलिए उनकी देखने के लिए कि वो कितनी तरह से उसके समर्थन में हैं या उसके विरुद्ध हैं, एक सेना को उनके साथ भेजा काम्पिली पर नियंत्रण करने के लिए। काम्पिली पहुंचने पर हिंदुओं ने हरिहर और बुक्का का बहुत ज़्यादा स्वागत किया और उनको
मोहम्मद बिन तुगलक का साथ ना देने के लिए प्रेरित किया। इन दोनों ने अपने गुरु विद्याराणा के कहने पर इस्लाम धर्म को छोड़कर फिर से हिंदू धर्म अपना लिया। विद्याराणा ने उन्हें हिंदू साम्राज्य की स्थापना करने के लिए प्रेरित किया। इससे उत्साहित होकर दोनों भाइयों, कौन कौन से भाई थे, हरिहर और बुक्का, ने 1336 ईस्वी में तुंगभद्रा नदी के किनारे पर एक नया नगर बसाया और अपने गुरु के नाम पर उन्होंने इसे विद्यानगर नाम दिया, जो कि बाद में विजयनगर हो गया। विद्रोहों में फंसे होने के कारण मोहम्मद बिन तुगलक इस तरफ ध्यान ना दे सका, क्योंकि वो दूसरे मोर्चों पर लड़ रहा था, इसलिए उसने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और इस प्रकार विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। और यहाँ इस स्थापना करने में मुख्य योगदान हरिहर और बुक्का राय ने दिया। तो आपको ये क्वेश्चन आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो आप लिखेंगे कि 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। उस समय के जो लोग थे, जो समकालीन लोग थे वहाँ के, वो विजयनगर साम्राज्य को कर्नाटक साम्राज्यमु के नाम से भी संबोधित करते थे। ये क्वेश्चन भी आता है आपको कि विजयनगर साम्राज्य को किस नाम से जाना जाता था। समकालीन लोग इसको कर्नाटक साम्राज्यमु के नाम से भी संबोधित करते थे। ठीक है, अब ये तो होगी इसकी स्थापना। अब आगे आएगा इस साम्राज्य का विकास। विजयनगर साम्राज्य पर जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 4 राजवंशों ने शासन किया था और इन 4 राजवंशों के नाम थे संगम, सलुव, तलुव और अराविदु। संगम और सलुव राजवंशों ने विजयनगर साम्राज्य का आधार तैयार किया। तलुव राजवंश के समय में विजयनगर साम्राज्य अपनी उन्नति के चरम शिखर पर पहुंच गया, लेकिन अराविदु राजवंश के समय में विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। ठीक है, अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे संगम वंश। संगम वंश का शासनकाल था 1336 से लेकर 1485 ईस्वी तक। सबसे पहले है इसका हरिहर प्रथम। हरिहर प्रथम विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक था। अभी आपको बताए थे ना, 2 भाइयों ने, हरिहर और बुक्का ने इसकी स्थापना की थी। तो सबसे पहले हरिहर प्रथम, जिसने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी और इसलिए उसे विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। उसने 1336 ईस्वी में संगम राजवंश की स्थापना की। संगम राजवंश क्यों नाम पड़ा? क्योंकि हरिहर प्रथम का पिता संगम राजवंश से संबंध रखता था, तो इसलिए इसका नाम भी संगम पड़ गया। हरिहर ने राज्य विस्तार के साथ साथ शासन प्रबंध की ओर भी विशेष ध्यान दिया। उसने राज्य की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से कृषि को प्रोत्साहित किया और हम्पी को विजयनगर साम्राज्य की राजधानी घोषित किया। फिर उसके बाद आ जाता है बुक्का प्रथम। बुक्का हरिहर का भाई, उसने अपने शासन प्रबंध को बहुत ही अच्छी तरह से लागू किया। उसने प्रांतीय गवर्नरों को कभी भी शक्तिशाली नहीं होने दिया, क्योंकि अगर प्रांतीय गवर्नर शक्तिशाली हो जाएंगे तो वो साम्राज्य को विभाजित कर सकते थे, स्वतंत्र होने की घोषणा कर सकते थे, इसलिए उनको कभी भी शक्तिशाली नहीं होने दिया। उसका बहमनी साम्राज्य के साथ, बहमनी साम्राज्य उनका पड़ोसी साम्राज्य था जहाँ पर मुस्लिम शासन था, उनके साथ एक लंबा संघर्ष चलता रहा। और ये संघर्ष किस लिए होता था? रायचूर दोआब, जो कि तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के मध्य स्थित था, उस पर अधिकार करने के लिए चलता रहा। ये प्रदेश जो थे ये आर्थिक संपदाओं के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे और इसमें जो बुक्का था उसको काफ़ी सफलता मिली। उसने विदेशों से भी मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए, जिनमें से चीन और श्रीलंका प्रमुख थे। उसने अपने शासनकाल में सभी धर्मों के प्रति सहनशीलता की नीति अपनाई, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया और उसने बहुत से मंदिरों का भी निर्माण करवाया। फिर आ जाता है हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय संगम वंश का सबसे महान शासक था, जिसने सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। उसने मैसूर, कांचीपुरम, तिरुचिरापल्ली क्षेत्रों पर अधिकार किया और इसके साथ साथ उसने बहमनी साम्राज्य से गोवा, चोल और दाभोल की बंदरगाहों को भी छीन लिया, जिससे उसके विदेशी व्यापार को काफ़ी तरक्की मिली या काफ़ी उसको विकास हुआ। वो स्वयं तो शिव का उपासक था, जो कि उस समय विरूपाक्ष के नाम से प्रसिद्ध थे इस राज्य में, लेकिन उसने सभी धर्मों को संरक्षण प्रदान किया। फिर उसके बाद आता है देवराज प्रथम। देवराय प्रथम ने सेना को शक्तिशाली बनाया
और घुड़सवार सेना को विशेष महत्व दिया। इसके लिए उसने अरब और ईरान से उत्तम नस्ल के घोड़े भी खरीदे। उसने तुंगभद्रा द्वीप पर अधिकार करने के लिए बहमनी राज्य पर आक्रमण किया। वहाँ का शासक फिरोज शाह था, लेकिन फिरोज शाह बहुत अधिक शक्तिशाली था। उसने देवराय प्रथम को पराजित कर दिया, जिसके कारण उसको युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में 10 लाख रुपए हर्जाना भी देना पड़ा, और इसके साथ साथ अपनी एक पुत्री का विवाह भी फिरोज शाह के साथ करना पड़ा। लेकिन फिर भी उसने बहमनी के विरुद्ध अपना संघर्ष जारी रखा और आखिरकार फिरोज शाह को पराजित करने में सफल हुआ। उसने साम्राज्य के आर्थिक विकास के लिए सिंचाई साधनों की तरफ विशेष ध्यान दिया। तुंगभद्रा नदी पर अनेक बांधों का निर्माण किया। कला और साहित्य का संरक्षक था। कहा जाता है कि वो विद्वानों का बहुत ज़्यादा सम्मान करता था। 1420 ईस्वी में इटली के यात्री निकोले दी कोंती ने भी उसके दरबार की यात्रा की थी। फिर है देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय संगम वंश का सबसे महान शासक माना जाता है, जिसे इमादी देवराय के नाम से भी जाना जाता है। उसने अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया, उसको शक्तिशाली बनाया। उसने तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के मध्य स्थित उपजाऊ क्षेत्र रायचूर द्वीप को अपने साम्राज्य में सम्मिलित किया। उसने प्रशासन में अनेक प्रशंसनीय सुधार किए। वह भी विद्वानों का बहुत सम्मान करता था, और उसके राज्यकाल में फारस के राजा शाहरुख खां के दूत अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर की यात्रा की थी, जिसने बताया कि विजयनगर साम्राज्य उस समय बहुत ज़्यादा समृद्धशाली था। इसके बाद संगम वंश के कुछ और भी शासक हुए, जो कि अयोग्य और निकम्मे निकले, जिनमें से प्रमुख थे विजय द्वितीय, मल्लिकार्जुन और विरूपाक्ष द्वितीय। लेकिन क्योंकि वो अयोग्य और निकम्मे थे, इससे अराजकता फैलने लगी, और इसका लाभ उठाते हुए 1485 ईस्वी में नरसिंह ने सलू वंश की स्थापना की और स्वयं शासक बन गया। अब आ जाता है दूसरा सलू वंश। संगम वंश समाप्त हो गया और सलू वंश का शासक नरसिंह, जिसने विरूपाक्ष की हत्या करके 1485 ईस्वी में सलू वंश की स्थापना की थी, उसको अपने शुरुआती समय में बहुत सी मुश्किलों और विद्रोहों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने धैर्य नहीं छोड़ा और इन विद्रोहों का दमन किया और विजयनगर साम्राज्य को छिन्न भिन्न होने से बचा लिया। इसके पश्चात नरसिंह ने अपनी मृत्यु से पूर्व नरसा नायक को अपने अवयस्क पुत्र, मतलब जो बालक था अभी, उसको संरक्षक के रूप में नियुक्त किया। उसके पुत्र का नाम तीमा था। उसके संरक्षक के रूप में नियुक्त किया कि वो उसके नाम से शासन चलाएगा। 1490 से 1503 ईस्वी तक उसने शासन किया। इसमें सारी शक्ति जो थी विजयनगर साम्राज्य की, वो नरसा नायक के हाथों में थी। इससे विजयनगर साम्राज्य फिर से एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरने लगा, और उसने बहुत से क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया। जैसे उसने चेर, चोल, पांडे और उड़ीसा के शासकों को पराजित करके दक्षिण के बहुत से क्षेत्रों को अपने अधिकार में कर लिया। लेकिन अंत में नरसिंह ने अपनी मृत्यु से पूर्व इमादी नरसिंह को अपना उत्तराधिकारी बनाया, लेकिन 1505 ईस्वी तक उसने शासन किया और उसके पश्चात इस वंश का भी अंत हो गया। 1505 से 70 ईस्वी तक तलु वंश ने विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया, जिसमें सबसे पहला शासक था वीर नरसिंह। 1505 ईस्वी में वीर नरसिंह ने इमादी नरसिंह की हत्या करके यहाँ पर अपना अधिकार कर लिया और तलु वंश की स्थापना की। 1509 ईस्वी तक उसने शासन किया, और इस शासनकाल के दौरान उसने वीर नरसिंह ने अपने साम्राज्य में होने वाले विद्रोहों का सफलतापूर्वक सामना किया और उनका दमन भी किया। उसने अपनी सैनिक शक्ति को सुदृढ़ किया और अपनी प्रजा पर लगे हुए बहुत से करों को हटा दिया। 1509 ईस्वी में अचानक उसकी मृत्यु हो गई। 1509 ईस्वी में कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य का शासक बना। उसका शासनकाल 1509 से लेकर 1529 ईस्वी तक का था, जो कि विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान और सबसे शक्तिशाली शासक था।
जब वह शासन पर बैठा तो उस समय उसके सामने बहुत सी मुश्किलें थी। बहुत से प्रांतों के नायकों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी और इन सभी से निपटना उसके लिए एक चुनौती के समान था। लेकिन उसने इन सभी समस्याओं से घबराए बिना इनका अच्छी तरह से सामना किया और अपने साम्राज्य को संगठित करके एक अच्छा शासन प्रदान किया। कृष्णदेव राय की उपलब्धियां क्या थी? कृष्णदेव राय विजयनगर शासकों का सबसे योग्य शासक था, ये मैंने आपको बताया था। उसने बहुत सी सफलता प्राप्त की जिससे विजयनगर साम्राज्य अपनी उन्नति की चरम सीमा पर पहुंच गया। तो उसकी कौन कौन सी उपलब्धियां थी या विजय थी? सबसे पहले है एक महान योद्धा और सेनानी। कृष्णदेव राय एक महान योद्धा और सेना नायक था। उसने एक विशाल सेना की स्थापना की। वो अपने सैनिकों का पूरा ध्यान रखता था, इसलिए उसके सैनिक भी हमेशा उसके लिए प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते थे। मतलब उसने जितने भी युद्ध लड़े तो सैनिकों ने बढ़ चढ़कर उसका साथ दिया और हमेशा उसके लिए मर मिटने को तैयार रहते थे। बहमनी राज्य के साथ युद्ध। 1509 ईस्वी में जब कृष्णदेव राय विजयनगर के सिंहासन पर बैठा तो उस समय बहमनी साम्राज्य का सुल्तान महमूद शाह और बीजापुर का सुल्तान यूसुफ आदिल खान था। उन्होंने मिलकर विजयनगर साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया। पहले डोनी के स्थान पर उनके मध्य युद्ध हुआ। वो इतना भयंकर आक्रमण था कि उनमें भगदड़ मच गई। फिर कोविलकोंडा के स्थान पर दूसरी लड़ाई हुई जिसमें आदिल खान मारा गया और कृष्णदेव राय को विजय प्राप्त हुई और उसका एक बहुत बड़ा खतरा खत्म हो गया। दूसरा है बीजापुर से युद्ध। विजयनगर और बीजापुर के शासकों में एक लंबा संघर्ष चला। 1509 ईस्वी में बीजापुर का सुल्तान यूसुफ आदिल खान कृष्णदेव राय के हाथों मारा गया था। जो अभी आपको मैंने पहले बताया, कोविलकोंडा के स्थान पर उसकी मृत्यु हो गई थी। उसकी मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र इस्माइल आदिल खान बीजापुर का सुल्तान बना। 1512 ईस्वी में कृष्णदेव राय ने बीजापुर पर फिर से आक्रमण करके उसके दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों रायचूर द्वाब और गुलबर्गा पर अधिकार कर लिया। तो इस्माइल आदिल खान इसे सहन करने को तैयार नहीं था, इसलिए वो बदला लेने के लिए कोई अवसर तलाश कर रहा था और ये अवसर उसे 1514 ईस्वी में मिला जब कृष्णदेव राय की उड़ीसा के शासक के साथ लड़ाई चल रही थी। तो उस समय उसने सोचा कि ये अच्छा मौका है उसके ऊपर आक्रमण करने का। इस्माइल आदिल खान ने आक्रमण करके रायचूर द्वाब पर अधिकार कर लिया। कृष्णदेव राय इसे सहन करने को तैयार नहीं था, इसलिए उसने भी 1520 ईस्वी में बीजापुर पर आक्रमण कर दिया और रायचूर द्वाब को अपने अधीन कर लिया। बीजापुर के सुल्तान को इस पराजय से गहरा आघात लगा। फिर उमातुर की विजय। उमातुर का नायक गंगा राय था जिसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी और उसने अपनी शक्ति को सुदृढ़ करने के लिए 2 किलों सरिंगापट्टम और सीवन समुद्रम पर अधिकार कर लिया था। उमातुर पर विजय प्राप्त करने के लिए कृष्णदेव राय ने सैनिकों को पहले सरिंगापट्टम में घेरा डालने के लिए कहा। ये घेरा बहुत लंबे समय तक चला, लेकिन इस पर उनको विजय प्राप्त हुई। इसके बाद सीवन समुद्रम दुर्ग पर भी अधिकार कर लिया गया। गंगा राय अपने जान बचाने के लिए किले से भाग गया, लेकिन भागते समय संतुलन बिगड़ने से वो कावेरी नदी में गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। और 1512 ईस्वी में कृष्णदेव राय उमातुर को अपने अधीन करने में सफल हुआ। फिर है उड़ीसा से युद्ध। उड़ीसा का शासक था प्रताप रुद्र, जिसने विजयनगर साम्राज्य के 2 किलों उदयगिरी और कोंडविदु पर अधिकार कर लिया था। कृष्णदेव राय इन किलों को फिर से प्राप्त करना चाहता था, इसलिए 1514 ईस्वी में उसने आक्रमण करके उदयगिरी पर अपना अधिकार कर लिया, लेकिन कोंडविदु पर उसका अधिकार न हो सका। फिर भी कृष्णदेव राय ने हिम्मत नहीं छोड़ी और उसने उड़ीसा के कई क्षेत्रों के ऊपर अधिकार कर लिया। अंत में जो उड़ीसा का शासक था उसने 1518 ईस्वी में कृष्णदेव राय से संधि कर ली और अपनी पुत्री का विवाह कृष्णदेव राय से कर दिया। फिर है गोलकुंडा की लड़ाई। गोलकुंडा का शासक कुली कुतुब शाह था, जिसने 1514 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य पर आक्रमण करके पंगल और गुंटूर नामक किलों के ऊपर अधिकार कर लिया था। उस समय कृष्णदेव
राय उड़ीसा के शासक से युद्ध में व्यस्त था। जब कृष्णदेव राय विजयनगर लौटा तो उसे इस बात के बारे में पता लगा और उसने गोलकुंडा पर आक्रमण करके उसके बहुत से क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया। इससे कुतुब शाह ने कृष्णदेव राय के शासनकाल में फिर कभी भी आक्रमण करने की हिम्मत नहीं की। फिर दूसरा आ जाता है प्रशासक के रूप में कृष्णदेव राय किस प्रकार का था। कृष्णदेव राय एक महान शासन प्रबंधक था। एक विजेता तो था ही, योग्य सैनिक, सेना नायक, लेकिन एक कुशल शासन प्रबंधक भी था। उसने बेशक से थोड़े समय शासन किया और अपने अधिकांश समय में युद्धों में ही उलझा रहा, लेकिन फिर भी उसने शासन प्रबंध को तरफ विशेष ध्यान दिया और अपनी प्रजा की सुख और समृद्धि की तरफ विशेष ध्यान दिया। वो कहता था कि अगर प्रजा समृद्ध है तो राज्य भी समृद्ध है। प्रजा के दुखों को दूर करने के लिए वो समय समय पर अपने राज्य का भ्रमण भी किया करता था, जिससे कि लोगों की अवस्था के बारे में उसको सही जानकारी मिले। वो एक निष्पक्ष न्यायाधीश था, सभी के साथ बिना भेदभाव के न्याय करता था। अपराधियों को कठोर दंड दिया जाता था और गवर्नरों और नायकों पर नियंत्रण कड़ा रखा जाता था ताकि वो कभी भी कोई गलत कार्य ना कर सके। उसने कृषि को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से नए नए क्षेत्रों को कृषि अधीन लाया। कृषि को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए सिंचाई व्यवस्था का प्रबंध किया, जिससे कि उपज में बहुत अधिक वृद्धि हुई। विदेशों से व्यापार को भी उसने प्रोत्साहन दिया। प्रजा पर लगाए गए जो फालतू के कर थे उनको हटा दिया। वो स्वयं हिंदू धर्म को मानने वाला था, लेकिन फिर भी उसने सभी धर्मों के प्रति सहनशीलता की नीति अपनाई। वो एक महान दानी शासक था। कहा जाता है कि दक्षिण भारत में जितने भी धार्मिक स्थल बनाए गए हैं वहाँ पर सभी में उसने बढ़ चढ़कर दान दिया। उसके समय में प्रजा बहुत अधिक खुशहाल थी। उसके समय में दुआर्ते बरबोसा, डोमिंगो पेस जैसे विद्वान विदेशी यात्रियों ने यहाँ की यात्रा की और उसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा की। फिर उसके बाद है कला और साहित्य के संरक्षक के रूप में। कृष्णदेव राय ने कला और साहित्य को भी संरक्षण प्रदान किया। उसने बहुत से महलों, मंदिरों के निर्माण के लिए धन दिया, बहुत से कलाकारों को नियुक्त किया। कहा जाता है कि उसने अपनी माता के नाम पर नगलपुरम नामक एक सुंदर नगर बसाया था। उसके द्वारा जितने भी बनवाए गए मंदिर थे, जिनमें से हजारनामा और विट्ठल स्वामी के मंदिर थे, अपनी उत्कृष्ट कला के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, मतलब कि बहुत ही सुंदर बनाए गए हैं। उसने बहुत से मंदिरों का निर्माण करवाया। उसने दक्षिण भारत के मंदिरों में गोपुरमों के निर्माण करवाए। वो स्वयं संस्कृत और तेलुगु भाषा का महान विद्वान था। उसने तेलुगु में अमुक्त मल्यद नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की, जिसमें उसने शासन कला और व्यापार के संबंध में विस्तृत प्रकाश डाला। कहा जाता है कि उसने अपने दरबार में बहुत से विद्वानों को भी संरक्षण दिया हुआ था। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य का एक महान शासक था, जिसकी सभी ने प्रशंसा की। फिर उसके बाद इसके उत्तराधिकारी आ जाते हैं। कृष्णदेव राय की 1529 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। उसके पश्चात इसके उत्तराधिकारी अच्युत राय, सदाशिव राय विजयनगर साम्राज्य पर बैठे, लेकिन ये सब अयोग्य शासक सिद्ध हुए। सदाशिव राय का प्रधानमंत्री राम राय था। सदाशिव राय उसके हाथों की कठपुतली था, क्योंकि वह स्वयं तो किसी योग्य नहीं था, लेकिन राम राय काफ़ी विद्वान और योग्य था, तो ये उसके हाथों की कठपुतली बनकर रह गया। राम राय ने विजयनगर साम्राज्य का विस्तार करने के उद्देश्य से दक्षिण के मुसलमानों पर आक्रमण करने आरंभ कर दिए, जिससे मुसलमानों पर बहुत अत्याचार किए गए। इसके फलस्वरूप अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर के सुल्तानों ने एक संगठन बनाया। उन सब की संगठित सेना ने 23 जनवरी 1565 ईस्वी को विजयनगर साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया। इसे राक्षसी तांगड़ी की लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है, या तालीकोटा की लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है। दोनों के मध्य में लड़ाई हुई, जिसमें विजयनगर साम्राज्य को कड़ी पराजय का सामना करना पड़ा। राम राय को पकड़कर उसका वध कर दिया गया और मुसलमानों ने विजयनगर साम्राज्य में
इतनी विनाश लीला मचाई, इतना ज़्यादा वहाँ पर उन्होंने आतंक मचाया कि उसके बाद विजयनगर साम्राज्य फिर से कभी नहीं उठ सका, उसका पतन हो गया और वो समाप्त हो गया। फिर उसके बाद है चौथा अराविदु वंश। इस वंश का समय है 1570 से लेकर 1674 ईस्वी। अराविदु वंश की स्थापना 1570 ईस्वी में तिरुमल द्वारा की गई थी। ये चौथा राजवंश था जिसने विजयनगर साम्राज्य पर स्थापना की थी। ये राम राय का भाई था। उसने अपनी राजधानी हम्पी से बदलकर पेनुकोंडा बना ली थी। 1670 ईस्वी में इस वंश के कई शासकों ने राज्य किया। 1670 ईस्वी तक इस वंश पर कई शासकों ने शासन किया, जिनमें से वेंकटराय द्वितीय सबसे प्रसिद्ध शासक था। उसने 1586 से 1614 ईस्वी तक शासन किया था और उसने पेनुकोंडा के स्थान पर चंद्रगिरी को अपनी राजधानी बनाया। उसने मुस्लिम सुल्तानों द्वारा छोड़े गए, जो मुस्लिम सुल्तानों ने विजयनगर साम्राज्य के अनेक प्रदेश छीन लिए थे, उन पर उसने अधिकार किया और उसके पश्चात विजयनगर साम्राज्य का पतन होना आरंभ हो गया। बहुत से नायकों ने, जैसे मदुरा के, तंजौर के, जिंजी के, उन्होंने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी और 1674 ईस्वी में इस वंश के अंतिम शासक श्री रंग तृतीय की भी मृत्यु होगी, जिसके साथ ही विजयनगर साम्राज्य का भी अंत हो गया। ये थे 4 इसमें वंश जिन्होंने शासन किया था। अब उसके बाद है विजयनगर साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे कि इतने लंबे समय तक यहाँ पर शासन किया और बहुत विशाल साम्राज्य, बहुत आर्थिक रूप से समृद्ध शासन था, लेकिन फिर भी इसका पतन हो गया। तो इसके पतन के कौन से कारण थे मैं आपको बता देती हूँ। विजयनगर साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारण है निर्बल केंद्रीय सरकार। विजयनगर साम्राज्य की जो केंद्रीय सरकार थी वो निर्बल थी। क्यों? क्योंकि प्रांतों को बहुत अधिक शक्तियाँ प्रदान की गई थी। प्रांतों के गवर्नरों को सेना रखने, नियुक्तियां करने, सिक्के जारी करने, कर लगाने के अधिकार दिए गए थे, जिससे केंद्रीय सरकार निर्बल हो गई थी और विजयनगर साम्राज्य का पतन होना आरंभ हो गया। दूसरा, कृष्णदेव राय के दुर्बल उत्तराधिकारी। कृष्णदेव राय एक योग्य शासक था। उसके समय में विजयनगर साम्राज्य अपनी उन्नति के शिखर पर पहुंच गया था, लेकिन उसके उत्तराधिकारी बहुत ज़्यादा निर्बल और अयोग्य थे, जिसकी वजह से विजयनगर साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर हुआ और ऐसे राज्य का पतन होना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। फिर है भिन्न भिन्न राजवंश। किसी भी साम्राज्य के स्थायी होने या शक्तिशाली होने के लिए ये आवश्यक है कि राज्य की सत्ता किसी एक राजवंश के हाथ में रहे, लेकिन विजयनगर साम्राज्य पर 4 राजवंशों ने एक के पश्चात एक शासन किया, जिससे विजयनगर साम्राज्य षड्यंत्रों का एक अड्डा बन गया। अब प्रत्येक वंश अपना राज्य स्थापित करना चाहता था, इसलिए वो दूसरे वंश के लिए कई प्रकार की मुश्किलें उत्पन्न करता था। तो इन्हीं षड्यंत्रों के कारण विजयनगर साम्राज्य को गहरा आघात लगा और उसका पतन हो गया। लोगों का विलासी जीवन। विजयनगर साम्राज्य अपने समय का सबसे अधिक धनवान साम्राज्य था। ये तो आपने सुना ही है, अभी पढ़ा भी है कि आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा समृद्ध थे, उनके पास धन की कोई कमी नहीं थी। इस धन की अधिकता के कारण लोग ऐश्वर्य का जीवन व्यतीत करने लगे। कहा जाता है कि उस समय समाज में वेश्याओं की भी कोई कमी नहीं थी। सरायों में इनकी भरमार रहती थी। लोग आलसी हो गए, विलासी हो गए और किसी भी प्रकार की उनमें योग्यता नहीं रही। तो ऐसे साम्राज्य का पतन होना कोई भी आश्चर्य की बात नहीं थी। निर्बल सेना। विजयनगर साम्राज्य के पतन में उसकी सेना ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वही सेना जिसने कि विजयनगर साम्राज्य का विकास किया, विस्तार किया, उसकी सुरक्षा की, लेकिन वही सेना अब विजयनगर साम्राज्य के पतन के लिए भी जिम्मेदार बनी। विजयनगर साम्राज्य के शासक अपनी सैनिक शक्ति के लिए सामंतों पर निर्भर रहते थे और ये जो सैनिक होते थे वो राजा की अपेक्षा अपने सामंतों के प्रति निष्ठावान होते थे। सामंत सेना का ध्यान रखते थे, सेना का तैयार करते थे, उसको वेतन देते थे, उनको अनुशासन और प्रशिक्षण देते थे। तो इससे वो सब अपने सामंतों के प्रति वफादार थे और जब कभी भी युद्ध होता था तो ये सभी सामंत एक झंडे के नीचे इकट्ठे रूप से नहीं लड़ सकते, क्योंकि सबके लड़ने के जो तरीके थे वो अलग थे। इसलिए शासकों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इनमें आपसी तालमेल का भी अभाव रहता था। इसलिए विजयनगर साम्राज्य का अंत होना कोई भी आश्चर्य की बात नहीं है। बहमनी साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष। विजयनगर साम्राज्य का अपने शक्तिशाली पड़ोसी राज्य बहमनी के साथ लगातार संघर्ष चलता रहता था
और इस लंबे संघर्ष के कारण विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय स्थिति को भी काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा, सैनिक शक्ति को भी काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। राज्य में चलने वाली निरंतर लड़ाइयाँ राज्य को भी शिथिल कर गई, कमज़ोर कर गई, क्योंकि शासकों का अधिकतर ध्यान अपने इन युद्धों में ही रहता था, जिससे वो अपने शासन प्रबंध की तरफ ध्यान नहीं दे सकते थे। तो इस कारण से विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ। फिर है तालीकोटा की लड़ाई। सबसे महत्वपूर्ण कारण, सबसे प्रमुख कारण विजयनगर साम्राज्य के पतन का था तालीकोटा की लड़ाई, जो मैंने आपको पहले बताया था 23 जनवरी 1565 ईस्वी को हुई थी। कृष्णदेव राय के बाद विजयनगर के शासकों ने मुसलमानों पर अत्याचार करने आरंभ कर दिए थे। पढ़ाया था ना अभी आपको थोड़ी देर पहले। इसके साथ साथ मुसलमानों के धार्मिक स्थानों को भी अपवित्र करना शुरू कर दिया गया, उनकी स्त्रियों का अपमान करना शुरू कर दिया गया। इससे क्या हुआ, मुसलमान भड़क उठे और उन्होंने विजयनगर को सबक सिखाने के उद्देश्य से एक सेना का संगठन किया। अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर के शासकों ने एक संघ बनाया और एक संगठित सेना बनाई। इनके संघ ने 23 जनवरी 1565 ईस्वी को तालीकोटा के स्थान पर विजयनगर साम्राज्य को कड़ी पराजय दी। इसे तालीकोटा की लड़ाई या राक्षसी तांगड़ी की लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है। इस लड़ाई में कहा जाता है कि राम राय मृत्यु को प्राप्त हुआ और मुसलमानों ने विजयनगर साम्राज्य में भयंकर लूटपाट की, पूरे शहर को नष्ट भ्रष्ट कर डाला। एक जो इतना विकसित, विशाल और समृद्ध राज्य था, उसको पूरी तरह से अंत उनका कर दिया। मुसलमानों ने विजयनगर साम्राज्य के एक बहुत से बड़े भाग पर अधिकार कर लिया और इस आक्रमण के पश्चात विजयनगर साम्राज्य फिर उसके बाद कभी नहीं संभल सका। तो तालीकोटा की जो लड़ाई थी उसके विनाशकारी परिणाम निकले, जिससे विजयनगर साम्राज्य का अस्तित्व ही लगभग समाप्त हो गया। धन्यवाद।